हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं सीए नेहा बंसल, आपकी कोच हमारे इस टॉपिक के लिए, जो कि आपके आईई और आईएफएस के मॉड्यूल ए से चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम इस यूट्यूब लाइव सीरीज में इसे बिल्कुल अच्छे क्रिस्प मैनर में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्क्लेमर दे देती हूँ। टाइम की बैंडविड्थ को कंसिडर करते हुए हम इस वीडियो को बिल्कुल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखते हैं। लेकिन अगर आपको इसका फुल इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हमारे पेड कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को कवर करते हुए। फिर यहाँ पर मैं ये इंश्योर करने की पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी टॉपिक अनटच ना रहे। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं हमारे इस सीरीज के इस टॉपिक को। और इससे पहले की बाकी सारी वीडियोस भी आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? जो एक नेशन की अर्थव्यवस्था चलाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इंटरनेशनली अगर कोई है जो कि मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जिसका बोलबाला हर कंट्रीज में चलता हो, तो उन्हें कहा जाएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन हमारी मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर आपने इन तीनों का ही नाम नहीं सुना है तो अभी आप जान जाएंगे। और जहां तक मैं जानती हूँ, इन तीनों का नाम आपने सुना होगा ही। कहीं ना कहीं ये हमारे पास आ जाता है, कभी सुर्खियों में, न्यूज हेडलाइंस में हमें इसकी सारी नॉलेज मिलती रहती है। तो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आएंगी साथ में और इसे खड़ा करेंगे। ओके, ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ सके और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड फैसिलिटेट हो सके। एक कंट्री का दूसरी कंट्री से ट्रेड होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम रखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को। मान लीजिए इस कंट्री में अलग पॉलिसीज हैं, इस कंट्री में अलग पॉलिसीज हैं, जो कि मानने वाली बात है भी नहीं, सचमुच होता है। तो फिर यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एक मीडिएटर की, जो इन दोनों को स्ट्रीमलाइन करेगा, इन दोनों की इफ्स एंड बट्स को कवर करेगा और इनके लिए एक अच्छी पॉलिसी, अच्छी टेक्निक डिजाइन करेगा, ताकि इनका ट्रेड फ्रीली कैरी ऑन हो सके। तो ये हमारे लिबरलाइजेशन से जुड़ा हुआ ही एक स्टेप है, जहाँ पे आपको बिल्कुल आजादी मिल रही है किसी दूसरी कंट्री के साथ जुड़ने की, ट्रेड करने की। समझ गए हैं आप लोग? आई होप। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, बल्कि कुछ अलग इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होती हैं ग्लोबल लेवल पे, जो कि इन्हें टेक्निकल सपोर्ट देंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगी, टाइम टू टाइम इनके झगड़े सुलझाएंगी और इनमें किसी तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से शुरू करते हैं। जो तीन इंस्टीट्यूशन है, आपको उनके नाम पता होने चाहिए: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इसका पर्पस क्या है, इंडिया इसका मेंबर कब बना, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखनी होंगी। एनीवेज, इस चैप्टर में फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करेंगे, तो फिर सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन में इसका स्कोप थोड़ा ज्यादा होगा बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत सारा है जो आपको टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं गुजारिश करूंगी कि आप सारे डेट्स, ये सारी चीजों पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखें। इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स आप एक सेल्फ रीडिंग भी दें, सिर्फ रिवीजन से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंडिया बना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर 27 दिसंबर 1945। ठीक है, अब इस डेट को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्रिसमस के 2 दिन बाद और 1945 में। ओके, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एम क्या है? ताकि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंश्योर कर सके। जिस जिस नेशन उसके मेंबर कंट्रीज हैं, वो उन सारे नेशंस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये देखना चाहेगा। और इसके मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 190। अगेन अ बिग बिग पॉइंट, राइट, कि 190 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। तो उन सबकी ग्रोथ के लिए ये खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। ठीक है, by promoting economic policies that encourage financial stability and monetary cooperation। इन सारे नेशंस के बीच में होनी चाहिए ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज जिससे उनका मॉनेटरी कोऑपरेशन बढ़े, कोऑर्डिनेशन दिखे वहां पर। क्लियर? अब यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका मेजर एम बन जाता है और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा मेंबर कंट्रीज को। इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप इसे रिवाइज कर पाए इजी वे में।
क्लियर, आई होप आपने ले लिया है। तो हम अब देख लेते हैं फंक्शंस क्या हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। एक तो सर्विलेंस, यानी कि सब पे नजर रखना। अपने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर ये ध्यान रखता है कि वो इनके गोल्स के साथ इन लाइन तो हैं, कहीं कुछ वायलेट तो नहीं कर रही हैं। फाइनेंसिंग, ये अपनी मेंबर कंट्रीज को प्रायोरिटी पे फाइनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लोन्स देता है मेंबर कंट्रीज को जब जब उनके पास बीओपी क्राइसिस हो, यानी कि उनकी आउटगोइंग ज्यादा है, इनकमिंग कम है, उनके पेबल ज्यादा है, उनके रिसीवेबल्स कम है। इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। पॉवर्टी रिडक्शन, ये इसका एक मेजर गोल है। अल्टीमेटली हर नेशन को चाहिए कि उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत स्ट्रांग हो, वहाँ के लोग बहुत सुखी हों। तो यहाँ पर आईएमएफ स्टेप इन करता है ताकि वो कंसेशनल रेट पर लोन दे सके अपनी मेंबर कंट्रीज को। इट वर्क्स क्लोजली विद द वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक और बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत क्लोजली ये वर्क करेगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी कि अब मेंबर नेशंस को कहीं और से भी अगर लोन की जरूरत है तो आईएमएफ स्टेप इन करेगा एज अ गारंटर या एज अ कोई भी पार्टी, तो वो किसी ना किसी तरह से उनके लोन का जुगाड़ करवा देगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, अब ये फैसिलिटेट करता है सारी कंसल्टेशन, सारी कोलैबोरेशन ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। फिर इंटरनेशनल रिजर्व्स, यानी कि आईएमएफ टाइम टू टाइम स्पेशल ड्राइंग राइट्स इशू करेगा ताकि वो ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ा सके। अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होती हैं? यानी कि जो मेंबर कंट्रीज है उनको अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। एक कंपनी में इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो स्पेशल राइट्स किसको मिलती हैं यहाँ पर? एक प्लस पॉइंट किसके पास होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। वैसे ही आईएमएफ की कुछ मेंबर कंट्रीज को स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी दी जाती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू मेंबर नेशंस, अपने मेंबर नेशंस को ट्रेन करेगा, अच्छे से उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी कि टाइम टू टाइम रिसर्च करेगा और उस इंफॉर्मेशन को अपने मेंबर कंट्रीज तक पहुंचाएगा भी। ओके, अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक का ओवरव्यू। हमने अब तक डिस्कस किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब देखना है वर्ल्ड बैंक क्या है। अब ये स्टैब्लिश हुआ था 1944 में, ओके, ब्रेटन वुड्स के कॉन्फ्रेंस में। ओके, अब इसके फोकस एरियाज क्या होंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि सारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट भी इसका एक एरिया है। पॉवर्टी एलिवेशन, देखिए ये आईएमएफ में भी था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस। आई एम वेरी सॉरी, मैं एक एक चीज को यहाँ पर इन डेप्थ डिस्कस नहीं कर सकती बिकॉज ये टॉपिक काफी लेंदी है। अगर आप इसमें रिसर्च करना चाहें तो ये नेवर एंडिंग हो सकता है, लेकिन टाइम की बैंडविड्थ को कंसिडर करते हुए मैं सिर्फ ओवरव्यू बेसिस पर आपको इसको समझा रही हूँ। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? अब कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप फॉर्म करेगी? तो यहाँ पर आएंगी 5 एजेंसीज। ये 5 एजेंसीज मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाएंगी, यानी कि कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में वर्ल्ड बैंक का छोटा वर्जन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और उन पांचों के क्या नाम है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एमआईजीए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, आईसीएसआईडी। ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखनी होंगी, ये एक्रोनिम्स टेस्ट किए जाते हैं। इंडिया और वर्ल्ड बैंक का क्या रिलेशन है? इंडिया कब मेंबर बनता है? कौन कौन सी और कंट्रीज हैं यहाँ पर? तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 आउट ऑफ द 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंपोनेंट्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं, इंडिया उनमें से एक का मेंबर भी है। ओके, एक्सक्लूडिंग आईएसआईडी। सिर्फ एक का नहीं, इंडिया उनमें से 4 का मेंबर है, सिर्फ आईसीएसआईडी का नहीं। सपोर्ट क्या है? इंडिया को कितना बेनिफिट मिला है वर्ल्ड बैंक से? टाइम टू टाइम बहुत बार, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ने बहुत बार फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, तब तक वर्ल्ड बैंक स्टेप इन किया था और हमारी हेल्प की थी। फंडिंग हिस्ट्री अगर देखें तो वर्ल्ड बैंक ने कब कब इंडिया की हेल्प की? 1948 में फर्स्ट फंडिंग हुई थी एग्रीकल्चरल मशीनरी प्रोजेक्ट के लिए। 1957 में established a resident mission in India, ठीक है, और at present India receives funding through IBRD and IDA for development projects, including poverty alleviation, okay, and achieving sustainable development goals. कि at present IBRD और IDA से हमें हेल्प मिलती है। IBRD ये रहा, IDA ये रहा, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है।
ये आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी आई होप। ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है। हमने आईएमएफ डिस्कस किया, वर्ल्ड बैंक डिस्कस किया, अब देखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, पहले जनरल अग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हुआ करता था, 1947 में जो स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन उसके बाद डब्ल्यूटीओ में उसका ट्रांजिशन हो गया 1995 को। 1995 में गैट को रिप्लेस करके बन गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या था, ताकि ये इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स एनहांस कर सके और ज्यादा फेवर में आ सके वो ट्रेडिंग कंट्रीज के लिए, ताकि मल्टीलैटरलिज्म प्रमोट हो, रिप्लेसिंग द फेल्ड अटेम्प्ट टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया था, इसलिए गैट को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बन गया था। फंक्शनैलिटी क्या है, ये कहाँ से ऑपरेट करता है, हेडक्वार्टर्स है इसके जिनीवा में। इसके मेंबर्स कितने हैं, 164। इससे आपको याद आ जाना चाहिए कि आपकी आईएमएफ के कितने मेंबर्स थे, 190। टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 years। हर 2 साल में मिलती है ये कमिटी, इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। नेगोशिएशन फोरम, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग नेशंस है, अगर उनमें कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये उसे रिजॉल्व करेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगेन पॉलिसी मॉनिटरिंग, जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जा रही हैं क्या वो फॉलो हो रही हैं। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन, अल्टीमेटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना है कि ग्लोबली सारे नेशंस कोऑपरेट करें और साथ चलें। और इसके मेन फंक्शंस में ब्रॉडर फंक्शंस क्या हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स, जो ट्रेड अग्रीमेंट्स बन रहे हैं वो इसे फॉलो करें, लोग उसे नेशंस फॉलो करें। ट्रेड नेगोशिएशंस, सेम, क्या ये सिमिलर लग रहा है, अल्टीमेटली ये सिमिलर है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस ही ये थे। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या बोलता है और कब हुआ था। ये हुआ था जून 12 से 16 2022 में, रिसेंटली हुआ है। अगेन जिनीवा, जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या आए थे, ये कुछ देखने वाली बात है कि हिस्टोरिक अग्रीमेंट्स ऑन फिशिंग सब्सिडीज, फूड इनसिक्योरिटी और कोविड-19 के वैक्सीनेशन, इन सब पर आई थी हिस्टोरिक अग्रीमेंट्स, बहुत सारी अग्रीमेंट्स फॉर्मुलेट की गई थी। फर्स्ट मेजर अकॉर्ड इन 9 years, addressing overfishing, deep sea fishing and illegal, unreported and unregulated IUU fishing। ठीक है, यानी बेसिकली वो फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हुआ था। इंडिया ने यहाँ पर गेन करी एक राइट, जिसमें वो अपने फिशरमैन को सब्सिडीज दे पाएंगे। ठीक है, और अग्री करेंगे ताकि कस्टम्स टैरिफ या मोरेटोरियम हट जाए। ठीक है, फ्यूचर क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स प्लान टू रिजॉल्व कस्टम ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि इन फ्यूचर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से कस्टम ड्यूटीज को हटाने का एक गोल देखते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। ये बिल्कुल भी इजी होने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ पर एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा टेक्निकलिटीज पे, टेक्निकल टर्म्स पे, ईयर्स पे, फिगर्स पे। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, इन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड डोंट वरी अगर आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं एट all, ये उतना सिंपल नहीं है, हम फिर भी ट्राई करेंगे। ओके, देखते हैं। व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ आईएमएफ, क्या हमने इसे फिर से याद किया था। डेट थी 27 दिसंबर, क्रिसमस के 2 दिन बाद, साल था 1945। तो जिस तरह हमने उस ट्रिक से याद किया था, वैसे ही आपको कोई ना कोई न्यूमोनिक्स बना के इन्हें याद करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which is not one of the baskets of 5 currency used for SDR valuation? ये है आपका वो स्पेशल ड्यूटीज जिसकी मैं बात कर रही थी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, नॉट ड्यूटी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि कुछ प्रायोरिटी वाली नेशंस को मिलती हैं बाय द वर्ल्ड बैंक। तो उनमें से कौन नहीं है, कौन सी करेंसी उस 5 करेंसीज में इंक्लूडेड नहीं है। तो आई नो ये हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फुल वाले चैप्टर कन्वीनियंस में उसमें ये बिल्कुल इजीली डिस्कस हो चुका है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कवर नहीं कर पाए थे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, आंसर होगा आपका कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर उन 5 करेंसी का पार्ट नहीं है जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के लिए बनी है। ओके, नेक्स्ट,
Which nation is not a member of the Organization of Petroleum Exporting Countries? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का पार्ट कौन नहीं है? ये आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से पता होगा। कतार इज द करेक्ट आंसर। कतार पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, इज इंडिया मेंबर ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? नो, हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पार्टनरशिप। इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहाँ रैप अप करते हैं। कि काफी शॉर्ट था क्योंकि ये सचमुच रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब फुल फ्लेजेड डिस्कशन के लिए आप हमारे पेड कोर्सेज को ले सकते हैं। क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है तो प्लीज सेकेंड थॉट मत दीजिए, रिस्क मत लीजिए। और अगर आपको उन पेड कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसी के साथ गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी ए नेहा बंसल साइनिंग ऑफ।